गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज का आपका असाइनमेंट नंबर हिंदी मीडियम के लिए 44 और इंग्लिश मीडियम के लिए 27 है। टॉपिक आपका रहेगा ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड होता है व्यापार, कॉमर्स होता है वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य, अरब साम्राज्य के अंदर व्यापार और वाणिज्य, इस पे हम प्रकाश डालेंगे। इस टॉपिक को क्लियरली करना है, आप सभी प्रॉपर तरीके से ध्यान दीजिएगा। ट्रेड एंड कॉमर्स, जैसे कि ये दोनों ही एक्टिविटीज जो हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं और इनके बिना किसी भी देश का विकास पूरी तरह से नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर हम व्यापार है या फिर वाणिज्य है, दोनों ही गतिविधियों में आपस में इंटर रिलेशन भी होता है और जितने भी वस्तुओं का हम जिन देशों को निर्यात करते हैं या जिन ज़रूरतमंद चीज़ों को हम दूसरे देश से मंगवाते हैं, तो उन चीज़ों के बीच भी एक संबंध होता है। वो हमारा एक तरीके से अगर हम संतुलन की स्थिति में हैं, यानी हम व्यापार घाटे की स्थिति में नहीं है, तो हमारे लिए व्यापार जो है मुनाफे की स्थिति वाला होता है। और अगर इसके अपोजिट जाता है, यानी अगर हम निर्यात कम वस्तु का कर पाते हैं और आयात ज़्यादा का कर रहे हैं, तो व्यापार घाटा होता है और वो हमारे लिए संतुलन की स्थिति नहीं होती। तो किसी भी राष्ट्र के लिए व्यापार या वाणिज्य की स्थिति अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक इसी तरीके से अरब साम्राज्य के अंदर भी इस पे खास तौर पे हमें ध्यान देना है। इसमें देखिएगा, राइज ऑफ इस्लाम वाज वन ऑफ द मोस्ट ऑफ डेवलपमेंट इन अरब एम्पायर। अरब साम्राज्य के अंदर इस्लाम धर्म का विकास होना या इस्लाम का उदय होना एक बहुत महत्वपूर्ण घटना भी थी और बहुत महत्वपूर्ण विकास भी माना जाता है। इट इन्फ्लुएंस ट्रेड एंड कॉमर्स इन मैनी वेज। ये बहुत से तरीकों से इसने अरब साम्राज्य के अंदर व्यापार और वाणिज्य को पूरी तरह से प्रभावित किया। इसके बाद अरब एंड मुस्लिम ट्रेडर्स प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रेडिंग। अरब साम्राज्य के और मुस्लिम व्यापारी जो होते थे, उन्होंने ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में या व्यापार करने के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किए, बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा की। इन्होंने 7वीं सदी के मध्य भाग से लेकर 15वीं सदी के मध्य भाग तक पूरे ही विश्व में अगर हम देखें तो जो बहुत से मर्चेंट्स होते थे वो अरब मर्चेंट्स होते थे, यानी ज़्यादातर अरब मर्चेंट्स होते थे जो इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर अपने आप को प्रोमिनेंट बनाया हुआ था उन्होंने। और उसके पीछे रीजन था, क्योंकि इनका झुकाव व्यापार की तरफ क्यों गया, क्योंकि इनके वहाँ पर रेगिस्तानी ज़मीन ज़्यादा होती थी, मिट्टी रेतीली होती थी, फसलें उतनी अच्छी नहीं हो पाती थी। ट्रेडिंग एक्टिविटी में इनको ज़्यादा मुनाफा नज़र आता था, क्योंकि इनके पास में ऊँट बहुत पर्याप्त मात्रा में इनके पास होते थे। रेगिस्तान के जहाज जिन्हें कहा जाता है। तो जो स्थल भाग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर कोई भी सामान ढोना होता था, तो वो ऊँटों के जरिए, ऊँटों के काफिलों के जरिए ढोया जाता था, स्थल मार्गों के जरिए। और ये उस काम को बखूबी बहुत अच्छी तरीके से करते थे। जैसे कि बगदाद एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का उस समय हब होता था, उसके आसपास के क्षेत्रों के देहाती इलाकों से ऊँटों के काफिले के अंदर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, अनाज के बोरे, इस तरह की चीज़ें लेकर और बगदाद के अंदर पहुंच जाते थे। बगदाद से फिर धीरे धीरे करके उनको दूसरे क्षेत्रों के अंदर भेजने का प्रबंध होता था। इसके बाद आगे है पॉलिटिकल यूनिफिकेशन एंड अर्बन डिमांड। ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ द मुस्लिम एम्पायर ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड। ये 3 भूमिकाएं इसके अंदर 3 चीज़ों ने मदद की है। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, अरब साम्राज्य के अंदर बहुत से ऐसे शासक हुए, जैसे कि अब्बासी खलीफाओं की बात हम करें, उन्होंने मुस्लिम इलाकों को इकट्ठा करने का प्रयास किया। तो जिन जिन मुस्लिम इलाकों को इनके साथ में जोड़ा गया, अरब साम्राज्य का विस्तार ज़्यादा व्यापक हो गया। व्यापक विस्तार को देखते हुए और राजनीतिक एकीकरण का लाभ लेते हुए यहाँ के व्यापारी और भी ज़्यादा प्रोत्साहित हुए। अर्बन डिमांड, शहरी क्षेत्र के लोगों की डिमांड बढ़ने लगी, क्योंकि जो लोग शहर में रहते थे वो बिल्कुल ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहते थे, और जो एक तरह से जो मॉडर्न चीज़ें होती थी उन चीज़ों को वो खरीदना पसंद करते थे। जैसे ऐशो आराम की बहुत सी लग्जरियस चीज़ें उस समय खरीदने का शौक होता था। तो ये अर्बन डिमांड बढ़ने की वजह से भी
ट्रेडिंग की जो एक्टिविटी थी उसको लाभ पहुंचा और जो ट्रेडर्स होते थे उनको लाभ पहुंचा। ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ द मुस्लिम, और वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन भी कुछ इस तरह की थी, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि भौगोलिक जो इलाका है, ये भौगोलिक जो क्षेत्र पड़ता है अरब साम्राज्य का, ये ज़्यादातर रेगिस्तानी है, गर्मी ज़्यादा होती है और वहाँ के लोग ज़्यादातर निर्यात में, आयात में, इस तरह के एक्टिविटीज़ के अंदर व्यापार करने में ही ज़्यादा मतलब जुटे रहते हैं। इसके बाद आगे हैं अरब एंड ईरानियन ट्रेडर्स मोनोपोलाइज द मैरीटाइम ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। यूरोप और इंडिया के बीच समुद्री रास्तों से जितना व्यापार होता था वो ईरानी व्यापारियों का उस पर ज़्यादा एकाधिकार होता था या फिर अरब व्यापारियों का। अरब मोहम्मडन्स ही होते थे, ईरानियन भी मोहम्मडन्स होते थे, यानी इन मुस्लिम व्यापारियों का पूरी तरह से मैरीटाइम ट्रेड के अंदर एक छत्र राज था। मैरीटाइम होता है समुद्री रास्ते से जितना भी व्यापार होता था उस पर एकाधिकार इनका रहता था। ईरानी व्यापारी ज़्यादा होते थे या फिर अरब व्यापारी ज़्यादा होते थे। इसके बाद द रेड सी एंड द पर्शियन गल्फ वर द टू मेजर रूट्स। उस समय दो मार्ग होते थे। जिस समय की बात हम पढ़ रहे हैं, इस अरब साम्राज्य की जब बात हम पढ़ रहे हैं, तो दो समुद्री मार्ग होते थे। एक समुद्री मार्ग रेड सी होते हुए जाता था, रेड सी यानी लाल सागर का इस्तेमाल करके, दूसरा फारस की खाड़ी को इस्तेमाल करते हुए जाता था। और दोनों ही मार्गों पर इस अरब साम्राज्य के शासकों का या कैलिफेट का अपना पूरा हक होता था, नियंत्रण होता था। जिसमें हम उमैयद खलीफाओं की बात करें या अब्बासी खलीफाओं की, दोनों ही के शासनकाल के दौरान इस क्षेत्र पर उनका नियंत्रण पूरी तरह से बना रहा। अगर बाहर से कोई भी एक्टिविटी या कोई नाव जिसके जरिए सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाना है तो इनकी परमिशन के बगैर नहीं जाता था। बोथ दीज रूट्स रिमेन कंट्रोल अंडर उमैयद एंड अब्बासी कैलिफेट। ये मैं बता चुका हूं अभी कि अब्बासी खलीफाओं और उमैयद खलीफाओं के नियंत्रण में इन दोनों ही मार्गों की जिम्मेदारी थी, रेड सी होते हुए भी और फारस की खाड़ी होते हुए भी। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स वाज मोर चीप। ये सबको पता है कि समुद्री मार्ग से किसी भी चीज़ का एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाना बहुत ही ज़्यादा चीप होता है, बहुत ज़्यादा चीपेस्ट होता है। अगर हम स्थल मार्ग के जरिए कोई वस्तु भेजते हैं या फिर वायु मार्ग के जरिए हम भेजते हैं तो उनसे कहीं ज़्यादा सस्ता पड़ता है। या पाइपलाइन के जरिए भी अगर कोई वस्तु भेजते हैं, पाइपलाइन में ऐसा रहता है कि जैसे समुद्री इलाकों के अंदर जहाँ से भी खनिज तेल निकाला जाता है तो खनिज निकालने के बाद उसको पाइपलाइन में डाला जाता है और उस स्थान से उस स्थान के लिए पाइपलाइन होनी ज़रूरी है और उस स्थान पर उसके ज़रिए भेजने की मतलब उसके ज़रिए उसे भेजा जाता है। लेकिन वो महंगा पड़ता है क्योंकि उसको जब पाइपलाइन बिछाने का जो खर्चा है बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। इसी तरह से रेलवे ट्रैक के माध्यम से या फिर सड़क मार्ग के माध्यम से ये भी तेल की ढुलाई करना या किसी वस्तु की ढुलाई करना महंगा पड़ता है। लेकिन समुद्री रास्ते से इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता, इतना ज़्यादा बैरिकेड नहीं होते, ना ही कोई दूसरे देश की एक तरह से जो कहते हैं टोल पर्चियाँ जो कह सकते हैं हम, वो टोल वगैरह नहीं होता है। दूसरे देश के सीमाओं के अंदर अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ होती हैं और कोई भी देश उनसे आ जा सकता है। जैसे कि स्वेज नहर का रास्ता है, पनामा नहर का रास्ता है, तो बहुत से देश इनके अंदर व्यापार करते हैं, किसी तरह की रोक टोक नहीं होती है। इसके बाद है गुड्स वर कैरीड बाय लैंड रूट्स बाय कैमल कैरावंस। जो स्थल मार्ग के जरिए व्यापार होता था उसके अंदर मुख्य जरिया होता था या मुख्य साधन होता था वह ऊँटों के काफिले होते थे। ऊँटों के काफिलों के अंदर बहुत सी वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता था। अब हमारे इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर उस समय गर्म मसाले बहुत ही पर्याप्त मात्रा में दूसरे क्षेत्रों को पुराने समय से, प्राचीन समय से ही भेजे जाते रहे, तो मध्यकाल में भी भेजे जाते रहे और भारत को उसका लाभ मिलता रहा। जैसे कि पाकिस्तान की साइड से लौंग या हमारे इंडिया में भी लौंग पर्याप्त मात्रा में, लौंग है, इलायची है, गरम मसाले हैं, तो ये सब पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ पे होते थे और हम दूसरे देशों को निर्यात भी करते थे। Alexandria port was mainly handled by Jewish community according to Geniza document। गेनिजा अभिलेखों से या गेनिजा दस्तावेजों से ये बात प्रूव हो चुकी है कि जो यहूदी लोग हैं उनका पूरी तरह से अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह पर जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी उन पे उनका एकाधिकार था या ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण योगदान उनका रहता था। इसके बाद कॉटन टेक्सटाइल्स, हॉर्सेस, मेटल गुड्स, सिल्क, सैंडलवुड, मीन्स ऑफ ऑब्जेक्ट, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के लिए यहाँ पे बताया गया है कि इसमें कॉटन टेक्सटाइल्स यानी कपास से निर्मित जो भी कपड़े हैं या सूती कपड़े हैं, घोड़े
या फिर धातु से बनी हुई वस्तुएं, सिल्क के कपड़े हैं, चंदन की लकड़ी है और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाने का उस समय प्रावधान होता था। आज भी है, ऐसा नहीं कि भी आज आयात निर्यात बंद हो चुके हैं, आज ऐसा नहीं है। आज जो इंटरडिपेंडेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है और वैश्वीकरण के अंदर तो ये मतलब अंतर्निर्भरता बढ़ रही है, आत्मनिर्भरता घट रही है, ये मतलब हम देख रहे हैं। इसके अंदर अब इस तरह की एक्टिविटीज़ के बारे में हमने देखा। ट्रेड और कॉमर्स के अंदर किनका मतलब बोलबाला था, उस समय वर्चस्व किसका था? अरब एम्पायर के अंदर मोहम्मडन्स का था। और उन्होंने किस किस जरिए से व्यापार किया, किन किन चीज़ों का व्यापार किया, किसके जरिए किया, किन मार्गों से किया और किन साधनों से किया, उन सब पे हम प्रकाश डाल चुके हैं। धन्यवाद।